दोस्तों, बिना लक्ष्य के जीवन और बिना डोर की पतंग कहाँ पर जाकर गिरेंगे पता नहीं चलता है। इसलिए जीवन में एक लक्ष्य का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि वही लक्ष्य आपको ऊंचाई देता है, बिल्कुल उसी डोर की तरह जो पतंग को उड़ने में मदद करती है। हालांकि लगता यही है कि डोर जो है वह पतंग की ऊंचाई को एक सीमा दे रही है, लिमिट दे रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आज की तारीख है 19 जुलाई। आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। सबसे पहले बात करते हैं, तमाम अभ्यर्थी अब इस व्यथा में हैं कि यूपी पीसीएस में अगर वो हिंदी मीडियम से हैं तो क्या वो पीसीएस क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि अभी हाल ही में 2019 और 2020 का जो कट ऑफ जारी हुआ उसके बाद तो यही लग रहा है कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा अधिक होगा। देखो, एक्चुअली में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2019 से सफलता के मानक में परिवर्तन किए थे। प्रारंभिक परीक्षा की मार्कशीट जो पहले जारी होती थी उसे जारी करना बंद कर दिया और अंतिम उत्तर कुंजी भी अब जारी नहीं की जाती है। अभ्यर्थियों का दावा है कि स्केलिंग और मॉडरेशन भी नहीं हो रहा है। नतीजा है कि लगातार परिवर्तनों से उत्तर प्रदेश के हिंदी माध्यम और मानविकी विषयों के अभ्यर्थियों को ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसी मसले पर प्रतियोगी छात्रों ने आयोग के अध्यक्ष को ईमेल के माध्यम से पत्र भेजकर छात्रों के लिए प्रतिनिधि मंडल से मिलने के लिए समय मांगा है। छात्रों ने अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा है कि पीसीएस 2018 से पहले मार्कशीट में स्केल्ड और नॉन स्केल्ड दोनों अंक दिए जाते थे, लेकिन अब केवल प्राप्तांक बताए जा रहे हैं। स्केलिंग न होने का नतीजा है कि पीसीएस 2020 में मेरिट में ऊपर स्थान बनाने वाले एक अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषय रसायन विज्ञान में 400 में 352 अंक मिले। ध्यान से देखो, 400 में 352, और फर्स्ट पेपर में ही 200 में 190 अंक मिले। ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। जबकि मानविकी विषयों की बात करें तो 250 नंबर भी 400 में लाना बहुत ही मुश्किल लगता है। और प्रतियोगी छात्रों से इस मसले पर वार्ता करने के लिए आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिखकर मांग की गई कि वह 4 छात्रों के एक प्रतिनिधि मंडल से मिलने के लिए समय दें। दूसरी ओर प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने आरोप लगाया है कि आयोग लगातार मनमाने बदलाव कर रहा है। समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि आयोग ने पीसीएस 2019 से सफलता के मानक में बड़ा बदलाव किया। पहले पदों की संख्या के मुकाबले प्री में 18 गुना और मेंस 3 गुना अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाता था, जो अब घटकर 13 गुना और 2 गुना कर दिया गया है। इस बार आयोग ने पीसीएस 2019 और 2020 की प्रारंभिक परीक्षा की मार्कशीट भी जारी नहीं की है। अभी तक अंतिम उत्तर कुंजी भी जारी नहीं हुई है। स्केल्ड और नॉन स्केल्ड अंकों की जगह केवल प्राप्तांक बताए जा रहे हैं। सफलता के मानक में बदलाव का तो विज्ञापन में जिक्र किया गया था, लेकिन बाकी बदलावों के बारे में अभ्यर्थियों को कोई जानकारी नहीं दी गई थी। और अब अभ्यर्थी लगातार ये मांग कर रहे हैं कि वो अध्यक्ष से मिलें और अपनी बात वो अध्यक्ष के समक्ष रखना चाहते हैं और इस समस्या का निदान भी चाहते हैं। हालांकि स्केलिंग खत्म करने का छात्रों ने विरोध किया है और मैं भी इस बात का पूरा समर्थन करता हूं कि स्केलिंग होनी ही चाहिए, नहीं तो सिर्फ एक वर्ग के अभ्यर्थियों को ही अधिक लाभ होगा और सबसे अधिक नुकसान होगा ऐसे अभ्यर्थियों को जो इतिहास, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, राजनीति शास्त्र और जो अन्य कला वर्ग के विषय होते हैं उनकी लेकर तैयारी करते हैं। तो फिलहाल फ्रेंड्स, विशेष तौर से उच्च पदों पर जैसे कि डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी एसपी आदि को तकनीकी और साहित्य जैसे वैकल्पिक विषयों वाले छात्रों ने आनुपातिक ढंग से अत्यधिक रूप से पा लिए हैं। तो देखो, यहाँ पर अगर स्केलिंग रहेगी तो सभी पदों पर सभी वर्ग के अभ्यर्थी चयनित होंगे, नहीं तो फिर क्या होना है इसकी सहज परिकल्पना आप कर सकते हो। और बात करें अगर ARO परीक्षा के बारे में तो 2016 की परीक्षा भी एक बार फिर से जाल में फंसती हुई नज़र आ रही है। पूरा मामला क्या है, देखो, पीसीएस 2018 के तहत प्रधानाचार्य के पदों पर भर्ती के विवाद को लेकर घिरे यूपी पीएससी के लिए समीक्षा अधिकारी यानी कि ARO 2016 को लेकर भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विज्ञापन की शर्तों के विपरीत आयोग ने ARO की प्रारंभिक परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग लागू की थी। इसका उस समय भी विरोध किया गया था, लेकिन उस समय आयोग ने यह कहा था कि 2019 के बाद से सभी परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग होगी और नेगेटिव मार्किंग साथ ही ARO की पुनर्परीक्षा कराई गई थी। आपको ARO का पूरा जो मसला है 2016 वाला वो पता होगा। इसमें क्या हुआ था कि प्री की परीक्षा जब हुई 2016 में तो उसके बाद आरोप लगा कि इसका पेपर व्हाट्सएप पर आउट हो गया था। बाद में चलकर आयोग ने इसकी पुनर्परीक्षा करवाई थी 2020 में, और इसके बाद इसमें क्या हुआ कि 2020 में जो परीक्षा हुई तो उसमें
नेगेटिव मार्किंग लगा दी गई, यानी कि 20 सितंबर को हुई थी प्रारंभिक परीक्षा, उसमें नेगेटिव मार्किंग लगाई गई थी। वर्ष 2016 के विज्ञापन में जबकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो आयोग ने दोबारा हुई प्रारंभिक परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग लागू कर दी। आयोग का तर्क था कि वर्ष 2019 से यूपीपीएससी की सभी परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग होगी। आर ओ 2016 की प्रारंभिक परीक्षा इस वर्ष मतलब परीक्षा वर्ष 2019 की बात की जा रही है, इसी वजह से उसमें नेगेटिव मार्किंग लागू की गई है। वहीं अभ्यर्थियों का कहना था कि 2016 में जारी विज्ञापन के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को ही परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाए। एक्चुअली में यहाँ पर जो मसला है पिछले 2018 से संबंधित प्रिंसिपल के प्रधानाचार्य के पदों पर भर्ती के लिए, उसमें जो डिसीजन आया है उसका सार संक्षेप यही है कि जो मतलब विज्ञापन जारी होता है वही एक तरीके से उद्देशिका आप मान सकते हैं उसे, और उसी के आधार पर जो भर्ती होती है वो पूरी होनी चाहिए। तो विज्ञापन में बदलाव, मूल विज्ञापन में बदलाव नहीं होना चाहिए। और यही बात 72,825 शिक्षक भर्ती में भी हुई थी। अंत में मूल विज्ञापन ही बहाल हुआ था, जबकि दूसरा विज्ञापन जारी हो गया था, उस पर आवेदन भी लिए गए थे, आपको याद होगा, ये 2011 की बात है। तो अभ्यर्थियों की मांग की अब 2016 की जो परीक्षा थी उसे फिर से निरस्त किया जाए। हालांकि आर ओ 2016 का फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि क्योंकि नेगेटिव मार्किंग लगाई गई थी तो बिना नेगेटिव मार्किंग के परीक्षा फिर से करवाई जाए, और इसकी मांग अब की जा रही है। तो फिलहाल अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर ओ 2016 से संबंधित ये जो खबरें हैं वो सभी अखबारों में प्रकाशित हुई हैं। और 2019 से माइनस मार्किंग की व्यवस्था लागू हुई थी, तो इसे 2016 के विज्ञापन में क्यों लागू किया गया, अभ्यर्थी बस इसी बात का जवाब अब चाह रहे हैं। और देखिए फ्रेंड्स, 3 महीने में शिक्षक भर्ती का बनेगा रिकॉर्ड। तो 7 और 8 अगस्त को टीजीटी और 17 और 18 अगस्त को पीजीटी की परीक्षा होनी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अब इस भर्ती को 31 अक्टूबर तक पूरी करने को कहा है। तो कुल मिला के 15,198 पदों पर भर्ती होनी है, और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अब एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। 31 अक्टूबर तक भर्ती पूरी न करने पर चयन बोर्ड को अवमानना कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। आदेश का पालन न होने पर कोर्ट ने अफसरों को व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहने का निर्देश भी दिया है। तो अब ये जो परीक्षा है, और देखिए बहुत सारे लोग और बहुत सारे चैनल, कुछ लोगों ने कमेंट किया, तो मैं आंसर करना चाहता हूँ कि अब ये जो यूपी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा है वो टलेगा नहीं। बहुत सारे चैनल हैं जो लगातार तरह तरह की वीडियो बना रहे हैं, उस पर आप लोग न जाएं। इन लोगों का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है आपका ध्यान आकर्षित करके और व्यूज़ लेना। आपका फ़ायदा हो नुकसान हो, इससे इन चैनलों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, व्यूज़ लेना ही उनका मकसद होता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ऐसे चैनलों को आप लोग छोड़ दीजिए। जो वास्तविक न्यूज़ होगी, सही न्यूज़ होगी, आपके लिए ज़रूरी होगी, वो आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। और मुझे व्यूज़ की परवाह नहीं होती है, मुझे बस ये लगता है कि जो इस चैनल पर है वो बिल्कुल अप टू डेट रहे, बिल्कुल सही जानकारी उसे मिलनी चाहिए, और अफवाहों के लिए इस चैनल पर कोई भी स्थान नहीं होता है। तो देखिए आप लोग तैयारी करते रहो। 7, 8 और 17, 18 अगस्त को ही यूपी में टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा होने वाली है, और इसके लिए आयोग पूरी तैयारी कर रहा है। कोई भी टेक्निकल जो दिक्कतें अन्य चैनल बता रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर आप इन बातों में आते हो तो नुकसान किसका होगा, इसका भी खामियाजा आपको ही वही भरना होगा, क्योंकि तैयारी आपकी ढीली हुई तो फिर फ़ायदा तो जो आपके प्रतिद्वंदी हैं उनको ही होना है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आपको बता देंगे अब यहाँ पर जो मसला है वो रेलवे ग्रुप डी की भर्ती से जुड़ा हुआ है। तो आप जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी में लगभग कुल मिला के 1.25 करोड़ से अधिक आवेदन आए थे, और उसमें से बहुत सारे अभ्यर्थियों ने, मतलब अभ्यर्थियों के जो फ़ोटो थे और सिग्नेचर थे वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गए थे। बस इसी बात को लेकर अब यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो ट्विटर पर हैं, और ट्विटर पर 10 बजे से ही ये मसला ट्रेंड करने लगा था। महज आधे घंटे में 65,000 से अधिक लोगों ने ट्वीट कर छात्रों का समर्थन भी किया। तो आरआरसी के सामने जो है मनमाने रवैये के खिलाफ प्रयागराज के छात्रों ने ग्रुप बनाकर आंदोलन शुरू किया। मुहिम चलाने वाले छात्रों का कहना था कि पूरी दुनिया में ट्विटर का यह मुद्दा सुबह दूसरे नंबर पर था, जबकि शाम तक 9वें नंबर पर पहुंच गया। तो आज डबल बेंच में इस पर सुनवाई भी होनी है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण इलाहाबाद में मामले की सुनवाई चल रही है। 2 जजों की बेंच इस केस पर सोमवार को सुनवाई करेगी। कोर्ट नंबर 1 में 83वें नंबर पर केस की सुनवाई होनी है। तो देखो यहाँ पर पूरा मसला क्या है कि आरआरसी की ग्रुप डी की परीक्षा के लिए 1.25 करोड़ अभ्यर्थियों ने, 1.25 करोड़ नहीं मतलब 1,15,00,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। आरआरसी ने 5,11,000 छात्रों के आवेदन इनवैलिड फ़ोटो और हस्ताक्षर के कारण निरस्त कर दिए थे।
प्रभावित छात्रों ने ट्वीट और मेल किया तो आरआरसी ने सॉफ्टवेयर की गलती मानते हुए निरस्त फॉर्म फिर जमा करने को कहा। इस बार 44,422 आवेदन मंजूर हुए, बाकी 4.5 लाख आवेदन निरस्त ही माने गए। ग्रुप डी की परीक्षा के लिए जो फोटो और हस्ताक्षर को सॉफ्टवेयर ने इनवैलिड माना, वही एनटीपीसी मान्य है। बस यही मसला है और यही वजह है कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो बाहर हो रहे हैं अब वो ट्विटर पर अपनी बात को रख रहे हैं। और देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इस साल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा, तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए प्रस्तावित कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसको CUCET कहते हैं आप, वो इस साल नहीं होगा। यूजीसी ने सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों से कहा है कि वो पूर्व की भांति इस बार भी प्रवेश प्रक्रिया पूरी करें। CUCET शैक्षणिक सत्र 2022-23 से आयोजित किया जाएगा। इससे प्रवेश प्रक्रिया में देरी के आसार हैं, क्योंकि ज़्यादातर विश्वविद्यालयों ने प्रवेश प्रक्रिया की तैयारी नहीं की थी। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो अपने किरदार को बिल्कुल उसी पद के मुताबिक बना लो। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग के पूरा छात्र ADM सुल्तानपुर हर्षदेव पांडे ने ऑनलाइन व्याख्यान में विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को टिप्स दिए हैं कि जीवन में जो बनना है उसी किरदार को आत्मसात करिए। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, मेहनत के साथ सही दिशा में आगे बढ़ने पर ही सफलता मिलती है। प्रशासनिक सेवाओं में सफल होने का सबसे बड़ा मंत्र है कठिन परिश्रम, आत्मविश्वास, रणनीति और सकारात्मक सोच। प्रारंभिक परीक्षा तो केवल भीड़ को कम करने के लिए होती है, इसलिए आपको हमेशा मुख्य परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए ही तैयार रहना होगा। साक्षात्कार एक पर्सनैलिटी टेस्ट है जिसमें आपके व्यक्तित्व, बात रखने के तरीके, आपकी जो आपसी समझ होती है उसको परखा जाता है। और साक्षात्कार में अनेक प्रश्न किए जाते हैं, जैसे गुड गवर्नेंस, नियोजन, ग्रामीण विकास, नगरीय विकास आदि से जुड़े प्रश्न। तो आपको बिल्कुल जो है परीक्षा की पूरी जानकारी होनी चाहिए। प्री और मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी करते रहना चाहिए और अपने समय को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। और इसी क्रम में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें कि अब कोरोना की तीसरी लहर जो है वो 3 हफ्ते दूर है। तो यहाँ पर आपके पास सुरक्षा के जो मानक हैं उसको अपनाने के लिए कहा जा रहा है। बिल्कुल आप भीड़ का बहिष्कार करें, भीड़ में शामिल होने का प्रयास न करें। अगर भीड़ से बच सकते हैं तो बचें, भीड़ में शामिल होना ही है तो पूरी सावधानी बरतें। और देखिए, ICMR के मुख्य संक्रामक रोग विशेषज्ञ ने कहा है कि इस बार चुनाव नहीं, भीड़ जिम्मेदार होगी, क्योंकि भीड़ काफ़ी हद तक लापरवाह हो गई है। आप खुद देख रहे होंगे कि लोगों ने मास्क लगाना, हाथ धोना और बिल्कुल लापरवाही है। तो फिलहाल आगे चलकर इसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आज का जो डेली करंट अफेयर है उसको आप लोग देख लिया करो, और शाम को 6 बजे आपको UPSSC PT का प्रैक्टिस सेट भी दिया जा रहा है, तो उसको भी हल किया करो। आपके स्कोर को बेहतर करने में बहुत ही बेहतर रहेगा। कल का जो प्रैक्टिस सेट है अगर उसको आपने हल नहीं किया है तो आप हल कर लेना। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।